नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम। हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं आरएलडी के प्रवक्ता रोहित जी। रोहित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। रोहित जी, पहले चरण और दूसरे चरण में आपकी जो दोनों सीटें थीं जो गठबंधन में थी, यानी कि बागपत और बिजनौर, दोनों जगह चुनाव हो चुका है। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है और किस तरह से आप जो है चुनाव को आगे जाते हुए देख पा रहे हैं? देखिए, 2024 का चुनाव जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे विपक्ष अपनी हार पहले ही मान चुका है चुनाव से। जी। विपक्ष कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है जमीन पे, विपक्ष कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है अपने मुद्दों के साथ। जी। विपक्ष सिर्फ अनर्गल बातें कर रहा है, अनर्गल टिप्पणियां कर रहा है और कहीं जी। ना कहीं विवाद पैदा करने की स्थिति कहीं ना कहीं सामने लेके आ रहा है। आप देखिए कि अगर अखिलेश यादव जी पश्चिम उत्तर प्रदेश की 16 सीटों पर चुनाव हुआ, कितनी सीटों पर वो प्रचार के लिए आए। वहीं पे प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रचार के लिए आए। माननीय जयंत चौधरी जी ने 16 की 16 सीटें छूने का काम किया प्रचार के लिए। योगी आदित्यनाथ जी ने भी 16 की 16 सीटें छूने का काम किया प्रचार के लिए। और वहीं पे राहुल गांधी जी आके गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाते हैं। वो एक भी सीट के ऊपर कोई संयुक्त रैली या रोड शो करने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। तो ये साफ साफ दिखाता है कि विपक्ष के अंदर उदासीनता है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। जब आप जनता से दूर रहते हो, आप सिर्फ ट्विटर की राजनीति के ऊपर उतर आते हो, तब ऐसी स्थिति पैदा होती है। तो ये जनता के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। मैं विपक्ष से कहूंगा कि कम से कम संघर्ष करिए। विपक्ष की एक अहम भूमिका है लोकतंत्र के अंदर। ये 16 की 16 सीटों पे हमें एनडीए गठबंधन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल रोहित जी, लेकिन जिस तरह से बागपत में पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि यहाँ पर चौधरी परिवार से कोई भी प्रत्याशी नहीं है, ये कोई रणनीति का हिस्सा है या क्या है? क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, कठिन फैसला था राष्ट्रीय लोकदल के लिए, क्योंकि बागपत की सीट कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह जी की सीट मानी जाती है, जिसके बाद निरंतर अजीत सिंह जी ने चुनाव लड़ा और पिछली बार माननीय जयंत चौधरी जी ने चुनाव लड़ा था। परंतु राष्ट्रीय लोकदल ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हम परिवार के आगे राजनीति करते हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं। हमने एक हमारे 40 साल पुराने, जिन्होंने चौधरी चरण सिंह जी के साथ काम किया था, उनको हमने टिकट देने का काम किया, जो जनता से जुड़े हुए थे, जो कहीं ना कहीं जनता के दुख दर्द को छू पाते थे, कहीं ना कहीं जनता उनसे कनेक्टेड थी। तो हमने राष्ट्रीय लोकदल ने एक नजीर साबित की है कि जिस तरीके से आप देखिए, क्या मैनपुरी में यादव परिवार के अलावा कोई और चुनाव लड़ सकता है? परंतु राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी परंपरागत सीट के ऊपर एक आम कार्यकर्ता को सीट देके हमने एक मैसेज दिया है कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं, ना कि खाली परिवार को बढ़ाने के लिए हम सोचते हैं। जी, देखिए रोहित जी, ठीक है, आपने सही कहा, लेकिन समाजवादी पार्टी आपको 7 सीटें ऑफर कर रही थी, बीजेपी ने 2 सीटें ऑफर की, आप चले जाते हो। क्या पार्टी का कोई रणनीति थी या मौजूदा स्थिति को देखते हुए आपने फैसला किया? देखिए, ये चीजें बहुत आगे आ चुकी हैं अब, क्योंकि अब तो चुनाव भी हो गया, हमारा गठबंधन हो गया, काफी आगे आ चुकी है। परंतु मैं इस पे फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि वो 7 सीटें दे रही थी। पहली चीज तो वो 6 सीटें थी। दूसरी चीज ये है कि उन 7 सीटों में वो 4 सीटों पे अपने कैंडिडेट लाना चाहते थे। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल का जो कार्यकर्ता है वो राष्ट्रीय लोकदल का झंडा उठाता है, राष्ट्रीय लोकदल को घर घर तक पहुंचाने का काम करता है। और ऐसी स्थिति में अगर राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे हम समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ले लें, तो वो कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता के साथ बहुत अन्याय होता है। 2022 के चुनाव में भी हमने ये चीज देखा था कि समाजवादी पार्टी ने हम पे अपने कैंडिडेट थोपने का काम किया था। परंतु क्योंकि गठबंधन बहुत आगे आ चुका था, तो हमने उनके उस निर्णय का सम्मान किया और वहीं पे हमें कहीं ना कहीं नुकसान भी उठाना पड़ा, क्योंकि जो हम सीटें लड़ रहे थे 33 सीटें, उसमें से एक मार्च सीट ऐसी थी जिसके ऊपर इन्होंने जबरदस्ती हमारे कैंडिडेट का टिकट हटवा के और संजय लाठर जी को चुनाव लड़वाया। संजय लाठर जी चुनाव हार गए और उसके बाद उससे एक मैसेज गया कि मथुरा की सारी सीटों के ऊपर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल को नुकसान हुआ। तो हम ऐसा कुछ रिपीट नहीं करना चाहते कि दूसरी चीज, एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि अगर आपके पास कोई रणनीति नहीं है, कोई नीति नहीं है, तो ऐसी 7 सीटें का कोई मतलब नहीं होता है, या ऐसी 6 सीटों का कोई मतलब नहीं होता है कि जब आप देश के लिए काम ही नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ एक परिवार के लिए काम करना चाहते हैं, तब उस गठबंधन के अंदर रहना मतलब कहीं ना कहीं मतलब राष्ट्रीय लोकदल को अब गंवाना नहीं सुहाना। जी रोहित जी, चलिए ब्रजभूषण को लेकर बात कर लेते हैं। मामला फंसा हुआ है, आप भी जानते हैं, कई बयान आपकी पार्टी से भी निकल कर आते हैं। क्या वाकई ब्रजभूषण के नाम पर बीजेपी फंसी हुई है? आरएलडी का इस पे क्या रुख है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ब्रजभूषण को लेकर अभी भी जो स्थिति है वो बीजेपी की तरफ से कोई भी कह सकते हैं स्पष्ट नहीं है। देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं।
उनके ऊपर गंभीर आरोप महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए। और देश के अंदर अगर महिला द्वारा कोई भी आरोप लगाया जाता है तो पहले उसकी जांच होनी चाहिए, और जब तक वो जांच पेंडिंग हो तब तक उस व्यक्ति को क्लीन चिट दे देना या उस व्यक्ति को समाज द्वारा स्वीकार करना मुझे लगता है थोड़ा कठिन होता है, और कठिन होना भी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से महिला पहलवानों ने उनके ऊपर आरोप लगाए, महिला पहलवान हमारे देश के सम्मान को, देश के गौरव को विदेश की धरती तक लेके गई हैं। हमारे देश के झंडे को उन्होंने विदेश की धरती तक सम्मान दिलवाने का काम किया है। राष्ट्रीय लोकदल निरंतर महिला पहलवानों के साथ रही, आंदोलन में उनके हम शामिल हुए। माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं उन बेटियों से मिलने गए और हमने अपनी मुखरता से इस आवाज को उठाया। वहीं अगर हम विपक्ष की बात कर ले तो अखिलेश यादव जी के मुंह से तो बृजभूषण शरण सिंह का नाम निकलना बहुत ही कठिन है। मुझे लगता है शायद आप पीछे चले जाएंगे तो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, बल्कि वो इंतजार कर रहे हैं कि कब भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण शरण सिंह जी की टिकट काटे और अखिलेश यादव जी उनको टिकट दें। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह भी चुके हैं, स्वयं कह चुके हैं अपने वक्तव्य के अंदर। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल का क्लियर स्टैंड है, हमने भारतीय जनता पार्टी को कम्युनिकेट भी कर दिया है कि बृजभूषण शरण सिंह जी को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। बाकी क्योंकि सीट राष्ट्रीय लोकदल के पास नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की सीट है। आखिरी नतीजा, आखिरी फाइनल जो डिसीजन हो वो भारतीय जनता पार्टी का हो। रोहित जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं समझ पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो आरएलडी है वो बृजभूषण के नाम पर सहमत नहीं है, ये इसका मतलब निकाला जाए, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि हमने स्पष्ट कर दिया है कि उनको टिकट ना दिया जाए, तो यहाँ पर क्या कोई आपस में अंतर्कलह की स्थिति क्या बन सकती है? नहीं, कोई अंतर कलह नहीं है। देखिए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की सीट है तो राष्ट्रीय लोकदल हम उनके गठबंधन में हैं और हमने देश की महिला पहलवान बेटियों के समर्थन में आंदोलन किया हुआ है और हम अपने स्टैंड पे कायम हैं। जब तक बृजभूषण शरण सिंह जी को क्लीन चिट ना मिले तब तक उनको किसी भी चुनाव के अंदर अगर हमारे गठबंधन द्वारा टिकट दिया जाता है तो राष्ट्रीय लोकदल ना तो उनका प्रचार करेगा और ना ही राष्ट्रीय लोकदल बृजभूषण शरण सिंह का इस्तेमाल किसी अपनी सीट पे प्रचार के लिए स्वीकार करेगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियरली कम्युनिकेटेड है कि अगर उनको टिकट दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा तो हम उनके प्रचार में नहीं आएंगे। जी रोहित जी, कोविड का मामला आप देख रहे हैं जिस तरह से था, उसके बाद जो दवाइयाँ निकलकर सामने आती हैं उनको लेकर जो चर्चाएं अभी छिड़ी हुई है, कैसे देख रहे हैं पूरा मामला? क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी की जो कह सकते हैं पूरी जो रणनीति थी, नीति थी, उसके ऊपर सवाल उठते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में ये बड़ा मुद्दा अपने आप बनता चला जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे के पूरे मामले पर? देखिए, कोरोना काल एक सेंसिटिव इशू है। कोरोना काल के अंदर पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं, बल्कि देश का पूरे विश्व के अंदर कहीं ना कहीं एक पैनिक वाली स्थिति क्रिएटेड थी और ऐसी स्थिति में हम सबको पता है कि वैक्सीन्स बिना टेस्टिंग के, बिना किसी अप्रूवल्स के उनको मार्केट में उतारा गया था। ये सिर्फ खाली भारत का इशू नहीं है, पूरे देश के अंदर वो वैक्सीन उतारी, पूरे विश्व के अंदर वो वैक्सीनें उतारी गई थी। पूरे विश्व में जिस तरीके से, इवन यूरोप की अगर हम बात कर लें जहां पे एक काफी स्ट्रिक्ट कहीं ना कहीं उनके स्टैंडर्ड्स हैं, अगर वहां पे भी वो वैक्सीन स्वीकार की गई थी तो उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं भारत ने भी उन वैक्सीन को स्वीकार किया था। अब कल शायद ये मुद्दा आया है सामने कि यूके के हाईकोर्ट के अंदर कोविशील्ड ने कहा है कि हमारी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के कारण आपको ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक पड़ सकता है। तो ये एक अहम और कहीं ना कहीं गंभीर मुद्दा है। हमको ये देखना पड़ेगा कि अब जो उनके साइड इफेक्ट्स हैं, जिन लोगों ने उन वैक्सीन को लिया है, उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, कैसे उसके ऊपर काम किया जा सकता है। पर इसके लिए विपक्ष अगर ये नीची राजनीति कर रहा है या गंदी राजनीति करने का काम कर रहा है विपक्ष कि वो सरकार को घेर रहा है, तो सरकार को जो उस समय, उस दौर में जो सही लगा वो सरकार ने किया और वो जरूरत थी हमारे देश की। रोहित जी, बिल्कुल रोहित जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि चलिए ठीक है, सरकार ने जो किया अहम फैसला था, लेकिन जिस तरह से जान के साथ में खिलवाड़ करने का जो पूरे का पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, क्या जल्दबाजी हो गई? क्योंकि उस समय अगर देखा जाए तो मोदी जी की इसी तमाम चीज़ों को तमाम कह सकते उपाधियों से नवाजा जा रहा था। आज जब इसके ऊपर इस तरह की बातें आ रही हैं तो कहा जा रहा है कि भाई ये उस समय के हिसाब से लिया गया फैसला था। क्या नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सरकार से चूक हुई है पूरे मामले को लेकर?
देखिए, जब युद्ध चल रहा होता है, जब युद्ध ऑन होता है, तो उस समय जो फैसले लिए जाते हैं वो उस समय की स्थिति को देखते हुए लिए जाते हैं। कई बार होता है कि आप ऐसे फैसले ले लेते हैं कि जहां पे आपको पता होता है कि कुछ क्षति हमें भी पहुंचने वाली है, परंतु उसके बावजूद आपको कहीं ना कहीं एक जो बड़ा संकट है उसको टालने के लिए आपको कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। मुझे लगता है कि सरकार ने उसी दृष्टि से ये फैसला लिया था, और अब क्योंकि ये फाइंडिंग सामने आ रही है, उसके साइड इफेक्ट्स जो सामने आ रहे हैं, उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए इसके लिए भी सरकार कटिबद्ध है और उसके लिए काम करेगी। जी रोहित जी, चलिए आरक्षण की बात कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि अब की बार 400 पार, और लगातार ये खबरें बनी हुई हैं कि चाहे ओबीसी हो या एसटी आरक्षण हो, तमाम आरक्षण ख़त्म हो सकते हैं। आप देख रहे हैं चर्चा इसके ऊपर खूब ज़्यादा हो रही है। क्या कहना चाहेंगे कि क्या वाकई ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि आप भी एनडीए का हिस्सा हैं, क्या सोचते हैं सबके बारे में? देखिए, देश की जरूरत है आरक्षण, देश के ऊपर थोपा नहीं गया है आरक्षण जी। ये कहीं ना कहीं SC ST OBC को जिस तरीके से पूर्व में कहीं ना कहीं दबाया गया है, कुचला गया है, और एक बराबरी का प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया है, उसको बराबरी पे लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो इसलिए ये विपक्ष द्वारा जो एक भ्रामिक प्रचार किया जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें मांग रही है तो संविधान बदलने के लिए मांग रही है या आरक्षण खत्म करने के लिए मांग रही है, ये सिर्फ और सिर्फ उनका वोट बटोरने का एक तरीका है। राष्ट्रीय लोकदल माननीय जयंत चौधरी जी ने 2022 के बाद जब हमारे विधायक चुन के आए थे, तो एक चिट्ठी लिख के हमने निर्देशित किया था अपने विधायकों को कि आप 35% अपनी निधि का कहीं ना कहीं गरीब और SC ST के लिए स्पेसिफिकली खर्च करने का काम करेंगे, उस आबादी में स्पेसिफिकली खर्च करने का काम करेंगे। और एनडीए में शामिल होने के बाद एक और चिट्ठी हमने लिखी है कि 35% तो आप निरंतर SC ST आबादी में खर्च करेंगे और 16% आप मुस्लिम आबादी में खर्च करने का काम करेंगे, क्योंकि ये जो आबादियां हैं यहाँ पे सामान्य प्लेटफॉर्म लोगों को नहीं मिला है। आज भी यहाँ पे गुर्बत है, आज भी यहाँ पे गरीबी है, और आज भी हम देख पा रहे हैं कि इस तबके को जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में ये कहना, ये भ्रम फैलाना कि हम आरक्षण खत्म करने के लिए 400 सीटें मांग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि विपक्ष को कुछ और पैतरा अपनाना चाहिए वोट के लिए। विपक्ष को जनता के बीच में जाना चाहिए। आज देश का हर तबका जानता है कि एनडीए सरकार कहीं ना कहीं समर्पित है देश की जनता के लिए और देश के हर वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित है। जी रोहित जी, लेकिन जाट आरक्षण को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इसको लेकर भी चर्चाएं होती रहती हैं। ऐसे में जाट आरक्षण को लेकर आरएलडी का क्या सोचना है? रोहित जी, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल में माननीय अजीत सिंह जी ने जाट आरक्षण देने का काम किया था। पूरे देश के अंदर में जाट आरक्षण दिया था, परंतु 2015 में हाईकोर्ट के आदेश के बाद वो आरक्षण रद्द हो गया था। उत्तर प्रदेश में आज भी जाट आरक्षण है, और वो कहीं ना कहीं उसका कारण चौधरी अजीत सिंह जी हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं एक लंबे संघर्ष के बाद जाटों को आरक्षण दिलवाने का काम किया था। जाट कम्युनिटी एक माइनॉरिटी की तरीके से उसको देखा जा सकता है, क्योंकि अगर आप जाट कम्युनिटी की संख्या की बात करेंगे तो वो काफी कम है, और जाट कम्युनिटी को भी जरूरत है आरक्षण की। राष्ट्रीय लोकदल इसका पक्षधर है, और हम कि हर प्लेटफॉर्म के ऊपर इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं, और कहीं ना कहीं हमारा संघर्ष और कोशिश भी रहेगी कि जाट समाज को आरक्षण प्रदान किया जाए। जी बिल्कुल। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने भी बात कही और तमाम समाजवादी पार्टी के नेता ये बात कहते रहे हैं कि भाई जयंत चौधरी जी को हमने राज्यसभा भेजा, उन्होंने जिस तरह से हमारा साथ छोड़ा, कैसे देखते हैं पूरा मामला? क्योंकि लगातार इसके ऊपर बातें हुई हैं, बयानबाजी हुई हैं। क्या वाकई में कोई आरएलडी की तरफ से सपा का साथ छोड़ना कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि फायदा लेने के लिए किया गया पूरा का पूरा प्रोसेस था, या यूं कहा जाए कि सपा या इंडिया गठबंधन के अंदर वो दम नजर नहीं आया, इसलिए जयंत चौधरी ने इस तरह का महत्वपूर्ण फैसला किया? देखिए, ये कहना काफी मुझे लगता है कई बार छोटा दिखाई पड़ता है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी वाले आरोप लगाते हैं। वैसे तो मैं कई बार जवाब दे चुका हूं, परंतु आज मैं कुछ अलग जवाब से शुरुआत करूंगा। समाजवादी पार्टी वालों ने ओम प्रकाश राजभर जी, मतलब सुभाषपा और महान दल को एक कार गिफ्ट की थी, और जब उनका गठबंधन टूटा था तो वो कार उन्होंने साम दाम दंड भेद से
उसको मतलब एक तरीके से उठवा ली थी। महान दल के तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसको पेट्रोल पंप से उस कार को मतलब उनको उतार दिया गया और उस कार को समाजवादी पार्टी वाले लेके चले गए समाजवादी पार्टी के ऑफिस। तो मुझे लगता है कि अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितनी छोटी मानसिकता है कि अगर इनसे कोई गिफ्ट भी ले रहा है तो संभल के ले। तो पहली चीज तो ये, दूसरी चीज ये है कि अगर राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा हमारा इनके साथ जब 2022 का चुनाव हुआ था तो उसके अंदर हम सीटों से कहीं ना कहीं हम संतुष्ट नहीं थे। तो उसके अंदर कि हमारी इनके साथ संधि हुई थी कि ये हमें एक राज्यसभा की सीट देंगे। उस संधि के तहत इन्होंने हमें राज्यसभा की सीट दी थी। दूसरी चीज ये, हमारे 9 विधायक हैं, 9 विधायकों ने इनको एमएलसी के चुनाव में 2 बार वोट करने का काम किया। और ऐसा नहीं है कि खाली हमने इनसे राज्यसभा ले ली, हमने भी इनके हर जगह पे हम इनके पूरक की तरीके से खड़े रहे हैं। जब आपका गठबंधन होता है तब आप एक दूसरे के पूरक होते हैं। और अगर हमारे 9 विधायकों की ताकत नहीं थी तो जब ये 3 राज्यसभा भी जो पीछे चुनाव के अंदर चुनाव से ठीक पहले जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था जिसके अंदर समाजवादी पार्टी ने अपने 3 कैंडिडेट उतारे थे जो पीडीए का नारा देते थे, पर उसमें से पीडीए का कोई भी नहीं था। तो इस 9 विधायकों के कारण ही समाजवादी पार्टी ने अपना एक राज्यसभा नहीं भेज पाए ना वो। तो अगर हमारे 9 विधायकों की ताकत नहीं थी तो फिर कैसे आप वो अपना तीसरा सांसद नहीं भेज पाए। आलोक रंजन जी, जो कि अखिलेश यादव जी ने अपना दर्द कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से भी रखा है कि साहब हम राष्ट्रीय लोकदल के जाने के कारण हम अपना तीसरा कैंडिडेट नहीं जिता पाए। तो इसका मतलब ये कि हमारे 9 विधायकों की अपनी शक्ति थी जिसके कारण माननीय जयंत चौधरी जी राज्यसभा गए। अरे भाई, अगर ऐसे ही आप राज्यसभा बांट रहे तो बताइए किसको दे दिया आपने। अगर हमारी शक्ति नहीं थी तो आपने किसको दे दी राज्यसभा। भाई हम भी इस तरीके से कह सकते हैं ना कि आप 2017 में 47 विधायकों पे थे और राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन करने के बाद आप 111 विधायकों पे पहुंच गए। तो ये भी तो एक दूसरे के पूरक होते हैं ना। जब आप गठबंधन करते हो तब आप कहीं ना कहीं दोनों शक्तियों को एक करते हो। तो ऐसी स्थिति में इस तरीके की छोटी बात करना ये समाजवादी पार्टी को शोभा नहीं देता है। खासतौर से अखिलेश यादव जी एक बड़े नेता है, उनको शोभा नहीं देता है, परंतु अब वो कर रहे हैं तो उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते, कर नहीं सकते। जी रोहित जी, बीजेपी के साथ जब गठबंधन हुआ उस समय भी लगातार चर्चा सामने आई कि हो सकता है कि एक राज्यसभा सीट जो है रालोद को भी मिलेगी, आरएलडी को भी मिलेगी, लेकिन जैसे ही गठबंधन होता है उसके बाद चर्चा कहीं भी नहीं होती। क्या बीजेपी ने एक तरीके से आरएलडी को बैकफुट पे ला दिया? थोड़ा इंतजार करिए, आगे बहुत कुछ है। खैर ये तो मजाक की बात है, पर ऑन अ सीरियस नोट राष्ट्रीय लोकदल ने कोई गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ तय करके नहीं किया है। हाँ, जब उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान किया, भारत रत्न से उनको नवाजा, तो हमें कहीं ना कहीं हमें लगा कि उन्होंने हमारे दिल को छूने का काम किया है। उन्होंने करोड़ों किसानों के दिल को छूने का काम किया है, करोड़ों किसानों की भावनाओं को छूने का काम किया है। और प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से निरंतर देश के गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, हमें लगा कि अब हमें उनका समर्थन करना चाहिए, उनका साथ जाना चाहिए। उसको देखते हुए राष्ट्रीय लोकदल एनडीए के साथ गया। एनडीए ने हमें एक एमएलसी कैंडिडेट भी उन्होंने हमें देने का काम किया है, एमएलसी देने का काम किया है, एमएलसी की सीट, जिसमें योगेश नवार जी जो हमारे विधायक बने हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हमारा आपका गठबंधन होता है तो निरंतर ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये कोई तय करके गठबंधन नहीं होता। गठबंधन कहीं ना कहीं विचारधारा और मुद्दों पे होता है। तो हमारा गठबंधन इनके साथ मुद्दों पे और विचारधारा के साथ हुआ है और कहीं ना कहीं इन्होंने हमारी भावनाओं को छुआ है, तब हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अभी इंतजार करिए, और ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है, ये कहीं ना कहीं लेना देना चलता रहेगा। जी, किसानों के मुद्दे की आप बात कर रहे थे। किसानों के मुद्दे को अगर कहा जाए तो काफ़ी दिनों से संघर्ष भी रहा, आंदोलन भी हुए, आरएलडी ने भी बहुत सारी बयानबाजी की थी। अब इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं आप? किसानों के इश्यूज हैं, किसानों के इश्यूज खत्म तो नहीं हो गए और इश्यूज कभी भी खत्म नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी भी इशू को एड्रेस करोगे आगे चल के कोई दूसरा इशू आएगा। तो किसानों के इश्यूज हैं, उसके ऊपर काम होना चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल जब विपक्ष में था तब सड़कों में संघर्ष करता था, तब हम जो विपक्ष की एक भूमिका होती है, अहम भूमिका की जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाइए। माननीय जयंत चौधरी जी ने स्वयं 13 महीने तक किसानों के बीच में रह के हमने संघर्ष करने का काम किया और जो 3 कृषि कानून थे जो जिनसे किसान सहमत नहीं थे उनको वापस करवाने का काम किया था। आज हम सरकार में, हमारी जिम्मेदारी है किसानों के प्रति, हमको उनके मुद्दे बेहतर तरीके से पता है, हम किसानों के मुद्दों के ऊपर काम करेंगे और किसानों की जो भी समस्या है उसको हम निवारण करने का काम करेंगे। आंदोलन
होना चाहिए, आंदोलन होते रहना चाहिए। आंदोलन से आपको कहीं ना कहीं सरकार को, जनता के मुद्दों से अवगत होती है सरकार, और सरकार का काम होना चाहिए कि जब जनता अपने मुद्दे लेके आए तो उनको आप एड्रेस करिए, उनके मुद्दों पे कितना काम किया जा सकता है उसके ऊपर आप मैक्सिमम काम करके जनता को उन मुद्दों के ऊपर सेटिस्फाई करने का काम करिए। क्योंकि जो सरकार है आज की डेट में, लोकतंत्र की सरकार है, ये राजतंत्र नहीं है जहां पे आप अपने हिसाब से कोई भी चीज करेंगे, कोई कानून बनाएंगे या कोई लाभ या हानि देने का काम करेंगे। आपको कहीं ना कहीं जनता की भावनाओं को समझते हुए काम करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल ये मानता है कि जो मुद्दे हैं उनके ऊपर अब हम सरकार के अंदर है और हम उसके लिए जिम्मेदार हैं, हम काम करेंगे उसके लिए। रोहित जी, महत्वपूर्ण सवाल अपने आप में होने वाला है, क्योंकि देखिए इलेक्शन लगभग अब बीतने के कगार पे हैं। इसके बाद क्या आरएलडी और बीजेपी साथ मिलकर चलेंगे या कुछ और भी रणनीति का कह सकते हैं हम लोग होते हुए देखेंगे? देखिए, हम 2007 से प्रदेश के अंदर विपक्ष में थे, 2014 से हम केंद्र के अंदर विपक्ष में थे जी। और हमने कहीं पार्टनर्स के जो भी कमियां हैं उनको दूर करवाएं, उनसे हम कहे संघर्ष करने के लिए हमने उनसे निवेदन कई बार किए, परंतु वो काम नहीं करना चाहते थे। वो कहीं ना कहीं वो जनता से दूर होते चले जा रहे हैं। वो शायद अखिलेश यादव जी की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो वो आज भी समझते हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं जी। तो ऐसी स्थिति में जब आप काम ही नहीं करना चाहते हैं तो आज जो एलआई पार्टनर है हमारा भारतीय जनता पार्टी, वो निरंतर काम कर रही है। उनके पास एक रणनीति है, एक स्ट्रैटेजी है और एक तरीका है काम करने जो हमको दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो भी हमारा गठबंधन हुआ है वो दूर तक जाएगा। और क्योंकि जब एक दूसरे का सम्मान होता है गठबंधन के अंदर, जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान प्रधानमंत्री जी ने किया, जिस तरीके से माननीय जयंत चौधरी जी को सम्मान दिया जा रहा है आज गठबंधन के अंदर, और जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जा रहा है, इन चीजों को देखते हुए हम ये आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि ये गठबंधन लंबा चलेगा। जी बिल्कुल। और 2027 की अगर बात करें तो क्या जयंत चौधरी को कोई बड़ा पद यूपी में मिलता हुआ नजर आ सकता है, यानी कि डिप्टी सीएम की बात करें या फिर कुछ और बड़े पद की बात करें? कैसे आप इस बात को देखते हैं? डिप्टी सीएम क्यों, सीएम की बात क्यों नहीं की आपने? जी जी जी, मैं दरअसल चाहेंगे कि माननीय जयंत चौधरी जी चीफ मिनिस्टर बने, बिल्कुल, है ना, लेकिन परंतु हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है और ना ही हमारी कोई मंशा है, ना ही हमारी कोई डिमांड है। देखिए, हमारी डिमांड है कि जो जनता के मुद्दे हैं वो बेहतर तरीके से एड्रेस, हम उन मुद्दों पे काम कर पाए और जब हम ताकत में होंगे तो हम उन मुद्दों पे बेहतर तरीके से अपनी विचारधारा के माध्यम से उन पे काम कर पाएंगे। चौधरी चरण सिंह जी ने जो हमें एक रास्ता दिखाया, एक मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पर चल के हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारी कोई व्यक्तिगत मंशा नहीं है, हमारी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है कि हमें ये पद दिया जाए, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जब आप ताकत में होते हैं तो आप बेहतर तरीके से अपने लोगों का लिए कहीं ना कहीं काम कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने जैसा कहा कि ये एक सनद प्रक्रिया है कि जब आप गठबंधन में हैं तो उसमें आपको सम्मान मिलना चाहिए। वो सम्मान मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अभी तक दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा, और हम राष्ट्रीय लोकदल द्वारा भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूती प्रदान करने का जो काम है वो अभी भी किया गया है और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन क्या ये माना जाए कि 4 जून को जब मत पेटियां खुलेंगी तो 400 पार का जो नारा एनडीए लगातार दे रहा है, बीजेपी लगातार दे रही है, उसमें आप लोग सफल हो पाएंगे? 4 जून को विपक्ष नदारत मिलेगा आपको जी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं जी। तो यानी कि आप मान के चल रहे हैं कि 400 प्लस जो है वो एनडीए इस बार है? देखिए, 400 प्लस एक नारा है, 400 प्लस एक कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर है विपक्ष के ऊपर, और आज उस प्रेशर में विपक्ष दिख भी रहा है हमें, क्योंकि वो चाहते हैं कि 399 पे हम रुक जाएं, 400 ना पहुंचे। शायद उनको लग रहा है कि यही हमारी जीत होगी। जी जी। तो और कहीं ना कहीं एक सशक्त सरकार जब आती है तो वो जनता के लिए एक अहम फैसले ले पाती है, कड़े फैसले ले पाती है। और जिस तरीके से हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने चाहे 370 का मुद्दा हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, एक बड़े फैसले लेने का काम किया है पूर्व में। तो आगे भी जो देश के अंदर समस्याएं हैं उनके ऊपर अहम फैसले लेने में आपको ताकत देती है जब आप बहुमत में होते हैं, एक बड़े बहुमत में होते हैं। तो 400 पार का जो हमारा नारा है वो जनता के प्रति कहीं ना कहीं हमारा विश्वास है और जनता के प्रति कहीं ना कहीं हमारी आशाएं हैं। तो इन आशाओं को देखते हुए हमने 400 पार का नारा दिया है और हम अब जनता के आशीर्वाद के लिए 4 जून तक इंतजार करेंगे। 4 जून को हम सरकार बना रहे हैं, ये आश्वस्त हैं हम।
और 400 पार जाएंगे, इसके लिए हम संघर्ष करें। जी रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। तो ये रोहित जी आरएलडी के प्रवक्ता, जिनसे तमाम मुद्दों पर हमने बात की, तमाम मुद्दों पर उन्होंने विचार रखे। तो आप भी अगर इस प्रोग्राम को देखकर जो अपने विचार पेश करना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए।